ये जो P1 है, दिस इज मई जून 24। हमारा जो वेरिएंट 1-3 का जो वेरिएंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है 40 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हमसे टेस्ट होते हैं। तो हम जरा इसको देखने की कोशिश करते हैं इस पेपर को। दो सेक्शन हमारे पास होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है और जो सेक्शन बी है वो लॉन्ग क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है। सबसे पहला सवाल जो हमसे पूछा गया फॉर 2 मार्क्स, ये सिर्फ नॉलेज के मार्क्स इस क्वेश्चन में बच्चों टेस्ट होते हैं, किसी और चीज के टेस्ट नहीं होते। और डिफाइन द टर्म डायरेक्ट कॉस्ट, तो अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट की ठीक ठीक डेफिनेशन लिखेंगे जो कि उसके मीनिंग को क्लियर कर देगी तो हमें पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। जैसा कि हमने एक डेफिनेशन पढ़ रखी है, द कॉस्ट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इनटू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हम अगर लिख देंगे, द कॉस्ट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड डायरेक्टली इनटू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट अगर हम लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन कहलाएगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि द कॉस्ट दैट कैन बी एलोकेटेड टू द कॉस्ट सेंटर फॉर एग्जांपल। तो इससे भी हमें पूरा जो 2 मार्क्स हैं हमारे ये वाले मिल जाएंगे। दूसरी जो 3 नंबर का सवाल हमसे टेस्ट हुआ हुआ है वो क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्सप्लेन वन मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द कैश फ्लो ऑफ अ बिजनेस। तो अब इसमें हमने मेथड आइडेंटिफाई करना है, हमें नॉलेज के मार्क्स मिल जाएंगे और फिर हमने ये बताना है कि कैश फ्लो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उस मेथड के थ्रू, अप्लाई करना है किसी सर्टेन सिचुएशन और सिनेरियो पे, तो हमें एप्लीकेशन के मार्क्स मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि द कैश फ्लो ऑफ अ बिजनेस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय डेट फैक्टरिंग फॉर एग्जांपल। तो हमें पता है डेट फैक्टरिंग का नॉलेज होना जरूरी है तभी हम ये लिख सकेंगे जाहिर। तो हमने कहा कि डेट फैक्टरिंग से हम अपने जो डेट्स हैं उसको सेल कर सकते हैं तो थर्ड पार्टी, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी से हमें पैसे मिल जाएंगे और हमारी जो कैश फ्लो है वो सॉल्व हो जाएगी। एप्लीकेशन हम इसमें ला सकते हैं, हम ये कहेंगे कि हम एक थर्ड पार्टी बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमसे हमारा जो डेट है जो इन द फॉर्म ऑफ चेक हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट हो सकता है, कोई भी सिचुएशन उसमें हो सकती है, वो उसमें आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उसको आइडेंटिफाई कर लें और लिख लें, तो ये एप्लीकेशन हो सकती है। ये हमने मिसाल के तौर पे लिखा कि हम अपनी ओवरहेड कॉस्ट कम कर लें, ये हमने मेथड आइडेंटिफाई कर लिया। और फिर हमने लिखा कि फॉर एग्जांपल हमारा रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है और हमारी जो प्रोडक्शन है वो उसके मुकाबले में थोड़ी कम है, तो हम अपने स्मॉलर फैक्ट्री के लिए चले जाएं तो ये एप्लीकेशन हो जाएगी। ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, इसमें 1 मार्क फॉर नॉलेज होता है और 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन होते हैं। तो वो जो कॉन्टेक्चुअल हम दे रहे होंगे एक्सप्लेनेशन, उससे हमें 2 मार्क्स हमारे मिल जाएंगे। आप लोगों के सवाल आ रहे हैं वो मैं लेता हूँ, जरा हम बातचीत अपनी खत्म कर लें फिर। अ, जी जी लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। जी दिस इज मई जून, मैंने शुरू में ही बताया, दिस जो आप क्लास शुरू से ज्वाइन किया करें ना। दिस इज मई जून 2024 पेपर 1-3। अच्छा जी, डिफाइन द टर्म एडेड वैल्यू। अगली जो डेफिनेशन है वो हमसे ये पूछी गई है, इसमें खाली नॉलेज के मार्क्स होंगे। तो हम ये लिख देंगे कि जो एडेड वैल्यू है दैट इज डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और सेलिंग प्राइस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, वो एडेड वैल्यू कहलाता है। तो हम ये लिख देंगे। और जो और ये स्पेसिफिकली लिखें कि सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, ताकि हमें अच्छे मार्क्स इसमें से मिल सकें। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी और इसमें से 2 मार्क्स में मिल जाएंगे। अगला सवाल उसमें हमसे पूछा, एक्सप्लेन वन क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो हमने एंटरप्रेन्योर की बहुत सी क्वालिटीज पढ़ रखी हैं। मिसाल के तौर पे वो इनोवेटिव होता है, वो रिस्क टेकर होता है, वो हार्ड वर्किंग होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, वो ऑप्टिमिस्ट होता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, वो टीम प्लेयर होता है। ये बहुत ढेर सारी, जो आपका चैप्टर 1.1 है उसके अंदर आपने एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज पढ़ रखी हैं। आप ये करेंगे कि आप एंटरप्रेन्योर की कोई एक क्वालिटी लिखेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे किसी सिचुएशन के ऊपर। जैसा कि मैं ये लिखूंगा कि वो रिस्क टेकिंग करता है, तो फिर उसके साथ मैं लिख दूंगा कि वो उसके पैसे बिजनेस में लगे होते हैं और वो उन पैसों का फाइनेंशियल रिस्क लेता है, लॉस हो जाए तो उसके वो पैसे जाया हो सकते हैं, तो ये एप्लीकेशन हो जाएगी। या मिसाल के तौर पे मैंने लिखा है कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, तो उसके एक्सप्लेनेशन में लिखूंगा कि इसकी वजह से वो ऐसे डिसीजंस ले सकता है जो बिजनेस को लॉन्गर रन में फायदा दे सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल उस कॉन्फिडेंस के बिहाफ पे वो ऐसी जगह पे जाके शॉप ऑब्टेन कर सकता है जहाँ पे जनरली लोगों ने नहीं की होती, और वहां से वो सोल प्रॉफिट अर्न कर सकता है। या मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैंने आइडेंटिफाई की करेक्टरिस्टिक्स के वो क्रिएटिव होता है बहुत, तो फिर मैं इसके साथ लिखूंगा कि वो क्रिएटिव चूंकि होता है, तो क्रिएटिव होने की वजह से वो कोई ऐसा बिजनेस यूनिक आइडिया जनरेट कर सकता है, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी रिलेटेड, जो बाकी उसके कंपेटिटर्स ने अभी नहीं किया होता, और उस आइडिया की वजह से वो सक्सेसफुल हो सकता है। जी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं जरा पॉज लेता हूँ 1 मिनट के लिए और सवाल पहले देख लूं। तो बच्चों अगला जो सवाल हमसे पूछा गया, डिफाइन द टर्म प्राइमरी रिसर्च, जो है ये सवाल है। तो हम प्राइमरी रिसर्च को हम डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे कि ये द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट हैंड डेटा है, जो कि बिजनेस अपनी नीड्स के मुताबिक करता है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस है। अच्छा ये बात याद रखें, अगर ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स या नीड्स वाली बात नहीं लिखते तो दिस विल बी कंसिडर्ड अ पार्शियल डेफिनेशन। खाली ये लिखने से कि द फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्टेड आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये पार्शियल डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपने पूरी डेफिनेशन लिखनी है कि रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ बिजनेस या ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आपने कलेक्ट की ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, अगला सवाल उसने हमसे पूछा है, अगेन 3 मार्क्स का। वो ये है कि वन लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सैम्पलिंग। तो हमें सैम्पलिंग का नॉलेज भी होना चाहिए इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए, और लिमिटेशन का नॉलेज भी होना चाहिए। तो अगर हम मिसाल के तौर पे बहुत जनरलाइज सी भी बात लिख देते हैं यहाँ पे, हम लिख देते हैं कि जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है, और फिर उसको सैम्पलिंग से रिलेट नहीं करते किस चीज की कॉस्ट, कैसी कॉस्ट, तो हमें मार्क्स नहीं मिल सकेंगे, नॉलेज के भी नहीं मिल सकेंगे। ठीक है। हाँ, अगर हम ये लिखते हैं कि सैंपल में भी अनरिप्रेजेंटेटिव फॉर एग्जांपल, तो तब हमें नॉलेज के मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये प्योरली सैंपलिंग का नॉलेज है ना। सैंपलिंग में भी अनरिप्रेजेंटेटिव, और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन में हम लिखते हैं कि आपने ऐसी मार्केट सेलेक्ट की, ऐसा डेटा सेलेक्ट किया जो कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को रिप्रेजेंट ही नहीं करते थे, और जब आपने उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो उन्होंने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी क्योंकि उनको पता ही नहीं था आपकी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपको नॉलेज के मार्क्स दे देगा। ये आप ये लिखते हैं मिसाल के तौर पे कि टू स्मॉल साइज था सैंपल का, तो अब ये जो टू स्मॉल साइज है ये भी सैम्पलिंग का नॉलेज शो कर रहा है, और फिर आप लिखेंगे कि वो जो टू स्मॉल साइज था वो उसमें इतनी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट ही नहीं कर सके, और उसका रिजल्ट निकला कि आप जो है सैम्पलिंग में से कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं ले सके। तो ये कोशिश करें कि जनरलाइज सा कोई एडवांटेज लिखने की बजाय कम अप विद स्पेसिफिक एडवांटेज, ऐसा एडवांटेज जो कि सैम्पलिंग से रिलेटेड हो और सैम्पलिंग का नॉलेज शो करे, तभी आपको अच्छे नंबर मिल सकेंगे, वरना नहीं मिल सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं बच्चों। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये जो है इसमें 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, और 5 मार्क्स की जो डिवीजन है वो ये है कि इसमें 1 नंबर नॉलेज का होता है, इसमें 2 मार्क्स एप्लीकेशन के होते हैं। बच्चों बिजनेस के हर सवाल में एप्लीकेशन के 2 मार्क्स होते हैं, और इसमें जो 2 मार्क्स हैं वो एनालिसिस के होते हैं। तो ये आपने जहन में रखते हुए ये सवाल अटेम्प्ट करना है। 1 मार्क फॉर नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन एंड 2 फॉर एनालिसिस। हम जो भी यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे उसको एक सर्टेन एक्सटेंट तक डेवलप भी करेंगे ताकि हमें अपने जो एनालिसिस के 2 मार्क्स हैं वो मिल सके। अच्छा जी, सवाल हमसे ये पूछा गया है कि एनालाइज वन पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेटिंग ओवर द मैक्सिमम कैपेसिटी। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी का नॉलेज यहाँ पे यूज हुआ हुआ है, और हमने पॉसिबल इम्पैक्ट एक लिखना है, वो पॉसिबल इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे यूज हुआ हुआ है, तो उस पे हमने जरा बात करनी है। तो हम देखते हैं कि जनाब हम इसमें क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैक्सिमम कैपेसिटी होती क्या है, कि आप कितनी मैक्सिमम चीजें बना सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको रिवीजन क्लास पढ़ा रहा था उसमें भी हमने एक जो बिजनेस था उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी डिस्कस की थी। तो मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा जो है ओवर मैक्सिमम कैपेसिटी से ऑपरेट करने का, ऑपरेटिंग ओवर मैक्सिमम कैपेसिटी से ऑपरेट करने का क्या पॉसिबल इम्पैक्ट आएगा। यानी अगर आप 1000 चीजें बना सकते हैं और आप 12,000 10,000 बनाने की, 2,000 बनाने की, 3,000 बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, सवाल ये है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये आएगा कि अगर आप ओवर कैपेसिटी पे जाने की कोशिश करेंगे तो एम्प्लॉयज के ऊपर स्ट्रेस आएगा। जैसे आप सब इस वक्त मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 साल आप बच्चों ने कम पढ़ा, और अब आप कोशिश कर रहे हैं कि 24 आवर्स में से आप किसी तरीके से 26 आवर्स, 28 आवर्स पढ़ लें।
जाहिर है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो फिर आपके ऊपर स्ट्रेस आता है। इसी तरह एम्प्लॉयज से उनकी कैपेसिटी से ज्यादा काम लेने की कोशिश की जाती है, तो उनके ऊपर स्ट्रेस आता है। तो एक ये हो सकता है, या दूसरा ये कि क्वालिटी पे इम्पेक्ट आ सकता है, या ये कि मशीन्स बहुत जल्दी डेप्रिशिएट हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट आपके प्रोडक्ट के ऊपर आ सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक इम्पैक्ट लिखेंगे, उसको रिलेट करेंगे किसी सिचुएशन के साथ। फॉर एग्जांपल आप ये कहेंगे कि जो मशीनरी है, वो आप अगर उसको ज्यादा काम लेने की कोशिश करेंगे, तो वो मशीनरी जो है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ज्यादा डिमांड करनी शुरू हो जाएगी, जिससे बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। या आप कहेंगे कि एम्प्लॉयज से ज्यादा काम लेने की कोशिश करेंगे, तो एम्प्लॉयज जो है वो सिक लीव्स लेना शुरू हो जाएंगे, वो बर्डन होने की वजह से बीमार ज्यादा रहना शुरू हो जाएंगे, और एब्सेंटिज्म रेट उनका बढ़ जाएगा। और फिर आप इसको एनालाइज करेंगे, आप बताएंगे कि अगर ऐसा होगा तो बिजनेस जितनी प्रोडक्ट्स एक्चुअली बना सकता है उतनी भी नहीं बना पाएगा। उसका रिजल्ट निकलेगा कि कस्टमर, ये एनालिसिस है, कस्टमर डिससेटिस्फाई होना शुरू हो जाएंगे, उनको उनकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी नहीं मिलेगी। या अगर दूसरा पॉइंट आपने क्वालिटी का डेवलप किया, तो आप ये लिखेंगे कि क्वालिटी खराब बनना शुरू हो जाएगी, बिकॉज ओवर कैपेसिटी पे काम करते हुए आप बहुत सारे क्वालिटी मेयर्स को सेक्रीफाइस कर देंगे। ये आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी। और फिर एनालिसिस में आप लिखेंगे कि उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो बिजनेस है वो अ, खराब क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाएगा, कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाई होगा, वो दोबारा से आपकी प्रोडक्ट्स नहीं लेगा जब एक दफा खराब क्वालिटी की। या आप ये एनालिसिस लिखेंगे कि वो खराब प्रोडक्ट्स वापस आना शुरू हो जाएंगी, आपको डिफेक्टिव पीसेस में काउंट करना पड़ेंगी या ठीक करके देना पड़ेंगी, और उससे ये होगा कि आपके बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये एनालिसिस हो सकता है। एनालिसिस को मतलब आपने याद रखना है द फॉर्मूला दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, दैट इज आई सी एंड आई सी। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाई। तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि कॉस्ट क्यों बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल, सॉरी, क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी फॉर एग्जांपल, फिर कॉज के क्यों बढ़ेगी फॉर एग्जांपल, फिर इम्पैक्ट के उसका बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा, और फिर कॉन्सिक्वेंस के अल्टीमेट रिजल्ट इन सब चीजों के क्या निकलेंगे, चेन ऑफ आर्गुमेंट उसके ऊपर बना दें। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट करने का मेथड है। 8 नंबर के सवाल की तरफ चलते हैं। एनालाइज टू बेनिफिट्स टू द वर्कफोर्स ऑफ मैग्रेगर्स थ्योरी एक्स मैनेजमेंट। तो अब जाहिर है थ्योरी एक्स मैनेजमेंट का नॉलेज अगर हमें नहीं होगा, तो ये सवाल हम अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। ये बात याद रखनी है कि 2 बेनिफिट्स उसने पूछे हैं, तो हमने 2 ही लिखने हैं। 4, 6, 8, 10, 20 बेनिफिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नॉलेज के मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप 2 बेनिफिट्स हैं वो सही सही बिल्कुल एक्यूरेटली लिख देंगे। अब मैग्रेगर की थ्योरी एक्स क्या थी, अगर आप लोगों को याद हो, आपने अपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है कि थ्योरी एक्स थ्योरी वाई में से थ्योरी एक्स ये थी कि जो मैनेजर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि वर्कर्स डिसलाइक टू वर्क, उन्हें काम करना बहुत पसंद नहीं है, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट वर्कर्स के साथ यूज करना शुरू हो जाता है। अब हमने इसके 2 बेनिफिट्स उसने हमसे पूछे हैं, 2 बेनिफिट्स लिखे हैं। जिन्होंने तो A2 पढ़ रखी है वो तो हार्ड HRM को बहुत अच्छा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जिन्होंने ज़ाहिर A1 पढ़ी उनको हार्ड HRM का पता नहीं है, तो वो सिंपल A1 के नॉलेज के ऊपर भी इसे यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर इस सवाल को कर रहा होता, तो मैं कहता कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, तो इसका पहला बेनिफिट ये है कि कोई एम्बिग्विटी नहीं रहती, नो एम्बिग्विटी। फिर इसको किसी सिचुएशन से रिलेट कर देता कि फॉर एग्जांपल देयर इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, और वहां पे ऑर्डर जो है बहुत क्लियर होने की जरूरत है, और अगर एक्स स्टाइल ऑफ मैनेजर है तो वो ऑर्डर्स देगा डायरेक्टली, जिसको वर्कर्स फॉलो कर लेंगे। तो ये हो जाएगी एप्लीकेशन। और फिर मैं इसके एनालिसिस में लिखता कि उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वर्कर जो है एक्यूरेटली वही काम करेंगे जो उनसे रिक्वायर किया जाएगा, और फिर उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्विकली प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा, और कस्टमर्स को ऑन बिल्कुल टाइमली चीजें डिलीवर होना शुरू हो जाएगी। तो ये एनालिसिस हो जाएगा। फिर मैं दूसरा बेनिफिट फॉर एग्जांपल लिखूंगा कि यहाँ पे जो सारे के सारे एम्प्लॉयज होंगे वो गोल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसको अचीव करने पे फोकस्ड होंगे, क्योंकि जाहिर है जो हार्ड HRM होती है, जो ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होता है, उसमें फोकस ही ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव हों। इसके एग्जांपल हम दे देंगे कि गोल्स क्लैरिटी के साथ एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट कर दिए जाएंगे, और उस पर वो कोई डिबेट वगैरह नहीं करेंगे, बल्कि वो उन गोल्स को अचीव करने के लिए फोकस होकर हार्ड वर्किंग के साथ काम करना शुरू हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव करेंगे, वो ग्रो करेगी, अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होगा। ये उसका एनालिसिस हम लिख सकते हैं। ठीक है। एक और आप फॉर एग्जांपल पॉइंट ला सकते थे यहाँ पे कि
जो अगर हम ये थ्री एक्स वाला स्टाइल यूज करेंगे तो वो उन एम्प्लॉयज के लिए बहुत यूजफुल है जो मोटिवेटेड बाय द मनी होते हैं। उनको फिर आप उनको टारगेट देंगे, वो अचीव करेंगे, उसके बदले में उनको रिक्वायर्ड जो अमाउंट ऑफ मनी है वो मिल जाएगी। ठीक है। अगर हम इस सवाल की बात करें मार्क्स के डिवीजन की, तो ये बेस्ड होता है 2+2+2+6 पे। 2 मार्क्स फॉर नॉलेज होते हैं, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन होते हैं, 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस होते हैं, और 6 मार्क्स फॉर इवेल्युएशन होते हैं। तो ये इस तरह से, सॉरी 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 सॉरी, मैंने 12 नंबर की बता दी। ये जो 8 नंबर का सवाल है ये डिवाइडेड होता है 2+2+4 में। 2 मार्क्स फॉर नॉलेज होते हैं, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन होते हैं, और 4 मार्क्स फॉर एनालिसिस होते हैं। तो ये इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये वो क्वेश्चन है हमारे पूरे P1 में जिसमें एनालिसिस के मार्क्स सबसे ज्यादा हैं। तो हर एक पॉइंट जो आप डेवलप करेंगे उसको उसको अच्छे तरीके से डेवलप करें, और वही जो आइडेंटिफाई कॉज इम्पैक्ट वाला फार्मूला है उसके मुताबिक तो आपको एनालिसिस के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये जो दोनों बेनिफिट आपने लिखे हैं इनको किसी सिचुएशन पे अप्लाई करें। जैसे कि जो पहले वाला पॉइंट था हमारा एम्बिग्यूटी वाला, उसको हमने इमरजेंसी सिचुएशंस पे अप्लाई कर दिया। और दूसरे वाला जो गोल्स अचीवमेंट वाला था उसमें ऑर्गेनाइजेशन की एक सिचुएशन ले लें कि वो नई है फॉर एग्जांपल, और उसको उसको जो सर्वाइवल का गोल है वो अचीव करना है, या इस तरह से किसी भी सिचुएशन के ऊपर उसे आप अप्लाई कर लें, तो आपको आपके एप्लीकेशन के मार्क्स भी जो है वो मिल जाएंगे। 12 नंबर का सवाल देखते हैं जी हमारे सामने। इवेल्युएट वेदर कोऑपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कफोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ अ कार मैन्युफैक्चरर। तो उसने पूछा है कि क्या कोऑपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कफोर्स से कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस लाजमी तौर पे सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये सवाल है हमारा, हम जरा देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसकी जो मार्क्स स्कीम की अगर हम बात करें तो दैट इज 2+2+2+6। 2 मार्क्स फॉर नॉलेज है, 2 फॉर एप्लीकेशन है, 2 फॉर एनालिसिस है, और 6 फॉर द इवेल्युएशन है। एक बच्चा आज क्लास में भी सुबह अवैस मेरे से पूछ रहा था और उसको मैं कह रहा था कि सबसे ज्यादा मार्क्स इवेल्युएशन के 12 नंबर के सवाल में 6 मार्क्स इवेल्युएशन के P1 में है, और इवेल्युएशन पे फोकस हमारा बहुत ज्यादा होना चाहिए। अच्छा जी, चलते हैं इस सवाल की तरफ और हम ये देखते हैं कि नॉलेज के मार्क्स हम कहाँ से शो करेंगे। तो अगर हम ये बता सकें कि कॉपरेशन से कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर लेती है, अगर हम ये बता सकें कि कॉपरेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और वो डिस्कशन से, कंसल्टेशन से ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प करता है, तो हमें नॉलेज के मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि डेफिनेशन है सच तो इसमें सिवाय वर्कफोर्स के और किसी चीज, वर्कफोर्स की भी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो वो किसी कोई ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन तो है नहीं। तो हम ये बताएंगे, सबसे पहले तो हम ये प्रूव करेंगे, हमारा पहला पॉइंट ये होगा कि हाउ कोऑपरेशन कैन लीड टू सक्सेस। हाउ कोऑपरेशन कैन लीड टू सक्सेस। तो ये जो है ये हमारा पहला पॉइंट होगा। तो हम मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर कोऑपरेशन होगी बिटवीन द वर्कफोर्स एंड द मैनेजमेंट, चाहे वो ट्रेड यूनियंस के थ्रू हो या एग्रीमेंट्स के थ्रू हो, उसका रिजल्ट निकलेगा कि दोनों जो वर्कफोर्स एंड द मैनेजमेंट बोथ विल वर्क इन द फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए एफर्ट करेंगे। अब यहाँ पे कार का केस हमें गिवन है स्पेसिफिकली, तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स लाएंगे कि अगर कॉपरेशन होगी तो कार्स के जो न्यू डिजाइन्स हैं, जो कार्स की नई टेक्नोलॉजी है, उस पे मिल के R&D कर रहे होंगे सारे के सारे, और ऐसी नई कार्स इंट्रोड्यूस करा रहे होंगे जो कि मार्केट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। एक और पॉइंट हम ला सकते हैं कि और कैसे कॉपरेशन सक्सेस में रोल प्ले करती है। तो हम ये कहेंगे कि अगर कॉपरेशन होगी तो वो डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के मैटर्स को, जैसा कि जो नई जो फ्यूल एफिशिएंट इंजन आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है। वो डिस्कस करेंगे कि जो कार की परफॉर्मेंस है स्पीड के एतबार से, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है फॉर एग्जांपल। किस तरह की नई कार्स कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं वो बनाई जा सकती हैं। और उससे फिर ये होगा कि उन डिस्कशन से वो ऐसी चीजें क्रिएट करेंगे जो कंपैरेटिव एडवांटेज देंगे। तो दो बातें तो हम कम से कम लिख ही देंगे अपने एनालिसिस में, ये प्रूव कर देंगे इस सवाल में कि कैसे वर्कफोर्स और उनकी कॉपरेशन से ऑर्गेनाइजेशंस कार मैन्युफैक्चरिंग ग्रो
कर सकती है। लेकिन फिर हम आएंगे इवैल्यूएशन की तरफ और ये हम बताएंगे कि खाली ये जो कोऑपरेशन है इसके होने से ऐसा नहीं है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगी, बल्कि हम बताएंगे कि देयर आर सर्टेन मोर थिंग्स, और भी बहुत सी बातें हैं जिसकी वजह से कार मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर सकती है। फॉर एग्जांपल हम बताएंगे कि उसकी ग्रोथ डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा मार्केटिंग के ऊपर। कॉपरेशन से खाली से कुछ नहीं होगा, अगर जितनी अच्छी मार्केटिंग करेंगे उतना ज्यादा बिजनेस ग्रो करेगा। वो डिपेंडेंट है कार्स की क्वालिटी जो वो प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर, कि अगर वो जो बहुत अच्छी कार्स प्रोड्यूस करेंगे तो तभी वो मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएंगे। वो डिपेंडेंट है वैल्यू एडिशन के ऊपर, फॉर एग्जांपल कि वो अपनी गाड़ियों के अंदर कितनी वैल्यू ऐड करते हैं। वो डिपेंडेंट है लीडरशिप के ऊपर, फॉर एग्जांपल कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे लेके चल रही है। तो ये कम से कम तीन बातें लिखेंगे कि इनके ऊपर डिपेंडेंट है, और फिर अपनी जजमेंट दे देंगे कि वर्कफोर्स की रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सक्सेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन अकेली कोऑपरेशन से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर जाए ये पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीजें चाहिए जिनकी मैंने यहाँ पे कुछ बातें की हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का पेपर 1।